हेलो फ्रेंड्स, हम विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वॉल्यूम में इस प्ले का इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम इस प्ले का एक्ट वाइज ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट से, जहां से ये प्ले प्रारंभ होता है। जैसे ही ये प्ले शुरू होता है, वो एक ओपन प्लेस है। यह एक डेजर्ट भूमि है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई बिल्डिंग नहीं है, और यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो थंडर और लाइटनिंग का है। तभी तीन विचेस प्रकट होती हैं। उनकी अपीयरेंस की यदि हम बात करें तो वो फीमेल जैसी दिखती है, लेकिन उनके चेहरे पे जो दाढ़ी है उससे वो तीनों बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। विचेस को वियर्ड सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वियर्ड का मतलब यहाँ पर फेट से है। इनमें से एक विच आदमी के जीवन का ताना बाना बुनती है, दूसरी उसका माप लेती है, और तीसरी विच जो है वो उसको काटती है। इन विचेज के पास दो असिस्टेंट हैं, जिन पर जादू करके ये उनको कोई भी रूप दे सकती है। इनमें पहला है ग्रे मेल्किन, ये एक ग्रे कलर की कैट है, और दूसरा है एक पेडॉक, जिसे हम टॉड या मेंढक भी कह सकते हैं। ये दो जानवर हैं जिनको ये विचेज अपने पास रखती है, जिन पर ये जादू करती है। तीनों विचेज डिसाइड करती है कि सनसेट तक, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा जो अभी चल रहा है, तब वो एक बंजर भूमि पर मैकबेथ से मिलेगी। फ्रेंड्स, ये विचेज इस प्ले में एक लाइन का उच्चारण करती रहती है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। यदि हम इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें एक काइजमेस है। इस फ्रेज का मतलब यह है कि विचेज मानती है कि जो चीज़ें मानवता के लिए भले की है वो विचेज के लिए नफरत के योग्य है, और जिन कार्यों से मानवता नफरत करती है उनसे विचेज को लगाव है। दोस्तों, पूरे प्ले में विचेज 3 टाइम्स अपीयर होती है। एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में सिर्फ विचेज को ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब शुरू होता है सीन सेकंड। ये सीन जो है वो फॉरेस्ट के निकट है, जहाँ पर किंग डंकन अपने दोनों बेटों मेलकॉम और डोनेलबेन के साथ और एक नोबल सर्वेंट लिनॉक्स के साथ पड़ाव डाले हुए हैं। युद्ध जो चल रहा है वो 5 के निकट चल रहा है, और ये जो किंग डंकन ने पड़ाव डाल रखा है वो फॉरेस्ट के निकट डाल रखा है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा युद्ध के बारे में क्लियर कर लेते हैं। कौन सा युद्ध चल रहा है और किन के बीच चल रहा है। फ्रेंड्स, डंकन की सेना के अंतर्गत एक व्यक्ति है मैकडोनवाल्ड। उसने विद्रोह कर दिया है और उसकी सहायता नॉर्वे का राजा किंग स्वेनो कर रहा है। थेन ऑफ काउडर को जब किंग डंकन द्वारा मैकडोनवाल्ड के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया तो वो भी विद्रोहियों से मिल गया, और आयरलैंड का राजा भी विद्रोहियों की सहायता हेतु अपनी सेना भेज चुका है। दूसरी तरफ स्कॉटिश फोर्स है, जिसका नेतृत्व मैकबेथ और बैंको कर रहे हैं। उसी समय उनका सामना एक ब्लीडिंग सर्जेंट से होता है, जो खून से सना है और लगता है कि वो युद्ध वाले क्षेत्र से आया है और युद्ध की कोई न्यूज़ लेके आया है। डंकन पूछता है कि ये ब्लीडिंग सर्जेंट कौन है, तो मेलकॉम उन्हें बताता है कि ये नोबल सर्जेंट है, जिसने मेलकॉम को युद्ध भूमि में पकड़े जाने से बचाया था, और युद्ध से उसे वो सही सलामत वापस लेके आया था। ये जो सर्जेंट है वो इनिशियल रिपोर्ट ही दे पाता है, और उसकी जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग युद्ध का जो परिणाम है वो अभी तक डाउटफुल है। सर्जेंट कहता है कि डाउटफुल इज स्टूड एज टू स्पेंट स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट। कहने का मतलब यह है कि युद्ध का परिणाम अभी तक निश्चित नहीं है। दोनों सेनाएं इस प्रकार से एक दूसरे से लड़ रही है जैसे दो स्विमर्स एक कंपटीशन के अंतर्गत तैरते हुए थक जाते हैं, तो वे एक दूसरे की चाल को काटने की कोशिश करते हैं। सर्जेंट किंग डंकन को 2 रिपोर्ट देता है। पहली रिपोर्ट यह है कि गद्दार मैकडोनवाल्ड युद्ध में मैकबेथ के हाथों से मारा गया, और दूसरी रिपोर्ट थेन ऑफ काउडर की गद्दारी के बारे में। फ्रेंड्स, जब युद्ध स्टार्ट होता है तब थेन ऑफ काउडर का डंकन को पता नहीं था कि ये जाकर विद्रोहियों से मिल जाएगा। डंकन को यह सूचना सर्जेंट द्वारा जब दी गई थी तभी पता चलता है। सर्जेंट मैकबेथ की प्रशंसा करता है और उसे एड्रेस करता है वेलर्स मिनियन, जिसका मतलब है साहस का लाडला बच्चा।
यहाँ से हम देखते हैं कि मैकबेथ ऑडियंस के सामने हीरो के रूप में उभर कर आता है और जितनी ज़्यादा वो एक महानता की तरफ चढ़ाई करता है उसका पतन उतना ही दर्दनाक आगे हमें देखने को मिलता है। सर्जेंट मैकबेथ की प्रशंसा करते हुए यह भी कहता है कि शायद मैकबेथ आज युद्ध के अंतर्गत दूसरा गोलगाथा बना देगा। फ्रेंड्स, गोलगाथा एक सीन है क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन का। जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो जो वो सीन है वो गोलगाथा के नाम से जाना जाता है। किंग डंकन इस रिपोर्ट से काफ़ी खुश होता है और सर्जेंट को एड्रेस करता है, ओ वैलियंट कजिन, वर्थी जेंटलमैन, सो वेल दाई वर्ड्स बिकम थी एज दाई वाउंड्स। डंकन सर्जेंट की प्रशंसा करते हुए कहता है कि जितने महत्वपूर्ण तुम्हारे गांव हैं उतने ही महत्वपूर्ण और योग्य तुम्हारे शब्द हैं। सर्जेंट मैकबेथ और बैंकों की कंपैरिजन बाज और शेर से करता है कि जिस प्रकार से एक बाज जो है वो स्पैरो पर झपटता है और एक लोयन जो है वो खरगोश पर झपटता है, उसी प्रकार से मैकबेथ और बैंको जो है वो नॉर्वियन की सेना पर टूट पड़े हैं। अब एंट्री होती है रॉस की। ये एक मैसेंजर है। इस प्ले की सबसे इम्पॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट वाली न्यूज़ इसी के द्वारा दी जाती है। रॉस थर्ड रिपोर्ट के साथ आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 रिपोर्ट सर्जेंट ने प्रस्तुत की है और तीसरी और फाइनल रिपोर्ट डंकन को रॉस के द्वारा दी गई है। रॉस बताता है कि स्कॉटलैंड की सेना युद्ध में जीत चुकी है और नॉर्वे का राजा स्वेनो संधि करने के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन स्कॉटिश सेना ने उसके सामने संधि के लिए शर्त रखी है कि नॉर्वे का राजा उन्हें $10,000 सेंट कॉम्स इंच टापू पर नहीं दे देता तब तक नॉर्वे की सेना के सैनिकों को वहां दफनाने की इजाज़त नहीं देंगे। फ्रेंड्स, सेंट कॉम्स इंच एक टापू है जो सेंट कोलंबिया के अंतर्गत आता है, जो कि एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। नॉर्वियन के राजा को वहां अपने मरे हुए सैनिकों को दफनाने के लिए स्कॉटिश सेना को $10,000 देने की शर्त रखी गई है। यदि वो $10,000 उसी ज़मीन पर दे देता है तो उसके सैनिकों को वहां दफनाने की इजाज़त स्कॉटिश सेना दे देगी। इस प्रकार से मैकबेथ और बैंको ने इतनी बुरी हालत कर दी है नॉर्वियंस की। रॉस मैकबेथ की प्रशंसा करते हुए उसे बेलोनाज ब्राइडग्रूम के नाम से एड्रेस करता है। बेलोना युद्ध की देवी यानी गॉडेस ऑफ वार के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, इस प्ले में मैकबेथ के लिए 2 प्रकार के एड्रेसेस यूज लिए गए हैं। एक तो वेलर्स मिनियन जो सार्जेंट के द्वारा यूज लिया गया है और दूसरा बेलोनाज ब्राइडग्रूम जो रॉस यूज लेता है। यह रिपोर्ट सुनकर किंग डंकन ऑर्डर देते हैं कि थेन ऑफ काउडर को मृत्युदंड दे दिया जाए और उसका जो टाइटल है थेन ऑफ काउडर का वो मैकबेथ को दे दिया जाए। किंग डंकन कहता है, व्हाट ही हैथ लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैथ वॉन। दोस्तों यहाँ पर ही थेन ऑफ काउडर के लिए यूज लिया गया है और इसका मतलब हुआ जो कुछ उसने खो दिया है मैकबेथ ने प्राप्त कर लिया है। मतलब अब थेन ऑफ काउडर का जो टाइटल है वो मैकबेथ को मिल चुका है। थेन ऑफ काउडर की गद्दारी से दुखी होकर डंकन रॉस से कहते हैं, नो मोर दैट थेन ऑफ काउडर शैल डिसीव अवर बॉसम इंटरेस्ट। दोस्तों इस स्पीच में हमें ड्रामेटिक आयरनी देखने को मिलती है और इसका मतलब हुआ अब थेन ऑफ काउडर हमें धोखा नहीं दे पाएगा। यहाँ पर ड्रामेटिक आयरनी हमारे सामने आती है क्योंकि ऑडियंस जानती है, हम जानते हैं कि किंग डंकन को थेन ऑफ काउडर के हाथों और भयंकर धोखा मिलने वाला है। अब थेन ऑफ काउडर जो है वो मैकबेथ है, तो हम कह सकते हैं कि मैकबेथ में किंग डंकन को सेम पोस्ट जो कि थेन ऑफ काउडर है उससे 2 बार धोखा मिलता है। इस प्रकार से सीन सेकंड में युद्ध की रिपोर्ट और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सामने आती है। फ्रेंड्स, इस प्ले के एक्ट फर्स्ट में हमने सीन फर्स्ट और सीन सेकंड दोनों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अच्छे से किया है।
यदि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ अवश्य दें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जल्दी मिलते हैं मैकबेथ के नेक्स्ट पार्ट के साथ।